फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस कैकर वाईटी पे। दोस्तों, घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान बुक को हम देख रहे थे, जिसमें हमने इतिहास और राज्य व्यवस्था और भूगोल को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करेंगे, जिसमें अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, भारत में नियोजन, गरीबी, कृषि, सार्वजनिक उद्यम, बैंकिंग, मौद्रिक नीति और लोकवित्त, आर्थिक समीक्षा, वित्त आयोग, कर प्रणाली और विविध तथ्यों को कवर करेंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग तथा वितरण जैसी गतिविधियों का अध्ययन करने वाला विषय है, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र में दोस्तों जो होता है वह वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित जितना भी उत्पादन, उपभोग और वितरण होता है, उनसे संबंधित जितने भी चीज़ें होती है वे सभी अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र में काउंट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ ने दोस्तों अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए इसे धन का विज्ञान कहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, धन का विज्ञान जो है ये किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था अपनी पुस्तक 1776 ईस्वी में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, जहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो दास कैपिटल जो बुक है ये कार्ल मार्क्स की बुक है, ध्यान रखिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन जो एडम स्मिथ की बुक है, अभी हमने देखा था। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस जो है दोस्तों ये पॉल ए सुमेलेंसन की बुक है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो है दोस्तों ये जे.एम. कीन्स की बुक है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस दोस्तों ये एल रॉबिन्स की पुस्तक है। हाउ टू पे फॉर द वॉर जो है दोस्तों जे.एम. कीन्स की बुक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक दोस्तों ये अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी है, ध्यान रखिएगा। इसके लेखक अल्फ्रेड मार्शल है, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को। दोस्तों आर्थिक विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया जाता है: विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था तथा विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था में क्या क्या विशेषताएं होती है? इसमें सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उन्नत होता है, यानी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से लोगों की विकास होता है। उत्पादन और उपभोग का उच्च स्तर यहाँ पे पाया जाता है, और राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर होता है। साथ ही बचत और विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट का उच्च स्तर भी पाया जाता है। पूंजी निर्माण की उच्च दर होती है तथा साथ ही निम्न जनसंख्या दर होती है। और जो विकसित अर्थव्यवस्था है उसमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो लोगों में पिछड़ापन होता है, उत्पादन एवं उपभोग का निम्न स्तर होता है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का भी निम्न स्तर पाया जाता है, पूंजी निर्माण की निम्न दर पाई जाती है, उच्च जनसंख्या की वृद्धि दर होती है। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कृषि पर निर्भरता, अशिक्षा तथा बेरोजगारी होती है, जिसे यानी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है युगांडा, बुरुंडी, नामीबिया, काफ़ी सारे अफ्रीकन देश है, ये सभी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं। नेक्स्ट है विकासशील अर्थव्यवस्था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी भी होती है जहां अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं तो पाई जाती है, लेकिन इसमें विकसित देश होने की अपार संभावनाएं भी मौजूद रहती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें भारत, चीन, ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाभ का जो उद्देश्य प्रदान होता है तथा उत्पादन क्या होता है, निजी स्वामित्व के अधीन होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर की अधिकता होती है, ध्यान रखिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दोस्तों बाजार अर्थव्यवस्था यानी मार्केट इकोनॉमी या अनियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो मांग, पूर्ति, कीमत तथा उत्पादन आदि पर सरकार का नियंत्रण होता है।
समाजवादी अर्थव्यवस्था को दोस्तों नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा रूस तत्कालीन सोवियत संघ में वर्ष 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद नजर आई थी। तीसरी हमारी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोस्तों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का स्वामित्व साथ साथ विद्यमान होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो दोस्तों आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर में। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से प्राप्त होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में दोस्तों कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन, वानिकी आदि जो है ये सभी शामिल किए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर में दोस्तों क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र आता है इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद होते हैं, जैसे कृषि से निर्मित गेहूं हुआ, चावल हुआ, उनको जो है परिमार्जित करके अगर कुछ और नई वस्तु बनाई जाती है तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। तो उसी तरह इसमें दे रखा है कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है और द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे कारखाने, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति आदि द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण माने जाते हैं। दोस्तों द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तृतीयक या टर्शियरी सेक्टर। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र में दोस्तों विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाली इकाइयाँ शामिल होती है, जैसे परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल, चिकित्सा, पर्यटन, सरकारी प्रशासन, वित्त इत्यादि इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम आर्थिक विकास की माप। तो आर्थिक विकास की माप और आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति को ज्ञात करने की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित है। आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम और जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम। इस विधि में किसी देश के आर्थिक विकास के मापने के लिए उस देश की शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा सूचकांक के औसत माप का प्रयोग किया जाता है। क्रय शक्ति क्षमता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी विधि। इस विधि में दोस्तों इस विधि का सबसे पहले प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा 1993 में किया गया था, ध्यान रखिएगा, क्रय शक्ति क्षमता का। विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए वर्तमान में विश्व बैंक द्वारा दोस्तों पीपीपी विधि का प्रयोग किया जा रहा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में सकल राष्ट्रीय आय यानी ग्रॉस नेशनल इनकम क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत दोस्तों विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर प्रथम व द्वितीय स्थान पर चीन तथा अमेरिका है। 1 जुलाई 2021 को जारी विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी के आधार पर वर्ष 2020 में दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की अर्थव्यवस्था है और भारत का स्थान क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, दोस्तों यूके इसमें काट देना क्योंकि अभी जो वर्तमान में आंकड़े हैं उसके अनुसार दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 6ठे नंबर पे यूके आ गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इंडेक्स को। तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन वर्ष 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उसके सहयोगियों के द्वारा किया गया था। काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा किया गया था? महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी मूल के अर्थशास्त्री थे, इनके द्वारा। दोस्तों मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित 3 चरों को शामिल किया जाता है: जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा आय सूचकांक। इन सभी तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक क्या होता है? दोस्तों जीवन प्रत्याशा सूचकांक किसी देश की जनसंख्या का जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मापन करता है। दूसरा है शिक्षा सूचकांक। तो शिक्षा सूचकांक के अंतर्गत 2 आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है: स्कूलाविधि के औसत वर्ष, यानी स्कूल में
अगर कोई व्यक्ति या पर्सन जाता है तो उसके औसत वर्ष को लिया जाता है और स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष को लिया जाता है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आय सूचकांक को। आय सूचकांक में जीवन निर्वाह स्तर का मापन क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी जीएनआई पर कैपिटा से किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो भारत में सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। नौरोजी द्वारा दोस्तों 1868 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्ष दोस्तों 1949 में भारत सरकार द्वारा पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। मई 2019 में पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य मई 1951 में स्थापित केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता था, जबकि वर्तमान में कार्य दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। राष्ट्रीय आय की गणना। तो राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है, साधन लागत या आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि। भारत में दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आय विधि तथा उत्पादन विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएं यानी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। दोस्तों राष्ट्रीय आय एक व्यापक अवधारणा है जिसकी गणना हेतु सामान्यतः निम्नलिखित अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय उत्पाद। पहले हम सबसे पहले देखेंगे घरेलू उत्पाद क्या होते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। भारतीय संदर्भ में दोस्तों जीएनपी राष्ट्रीय आय की सभी अवधारणाओं में सबसे व्यापक अवधारणा है। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल इनकम बराबर दोस्तों होता है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस विदेशों से अर्जित विशुद्ध यानी शुद्ध आय। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट देखेंगे एनएनपी। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहते हैं। एनएनपी बराबर हो जाएगा जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। और प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। राष्ट्रीय आय के अंदर कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत में नियोजन, प्लानिंग इन इंडिया देखेंगे। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ के नियोजन पद्धति से प्रेरित है, ध्यान रखिएगा। भारत वर्ष 1951 से 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना एवं 6 वार्षिक योजनाओं की विकास यात्रा तय कर चुका है। भारत में दोस्तों आर्थिक नियोजन पर सर्वप्रथम चर्चा वर्ष 1934 में प्रारंभ हुई, जब एम विश्वेश्वरैया ने प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। हाल ही में जो एग्जाम में पूछा भी गया था इसको कि प्लान इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, इसलिए विश्वेश्वरैया को भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में नियोजन के लक्ष्य तथा सामाजिक उद्देश्यों के स्रोत संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्धारित होते हैं। नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में उद्गृत है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 1943 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित गांधीवादी योजना द गांधीयन प्लान को तैयार किया था।
वर्ष 1944-45 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों, जिनमें कौन कौन थे? JRD टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, आदेशिर दयाल, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, डॉक्टर जॉन मथाई, श्रीराम, कस्तूरी भाई लाल तथा AD श्रॉफ ने भारत के आर्थिक विकास हेतु 15 वर्षीय योजना प्रस्तुत की, जिसे बॉम्बे प्लान या टाटा बिड़ला योजना के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भी 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष सर आरदेशिर दलाल को थे। MN रॉय तथा भारतीय श्रमिक संघ की ओर से रूसी योजना से अभिप्रेरित जन योजना द पीपुल्स प्लान नामक योजना प्रस्तुत की गई थी। ध्यान रखिएगा, MN रॉय तथा भारतीय श्रमिक संघ के द्वारा पीपुल्स प्लान को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा शोषण विहीन समाज की स्थापना हेतु सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्र प्राप्ति के उपरांत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने दोस्तों 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया। इस समिति ने दोस्तों 15 जनवरी 1948 को अपने एक प्रस्ताव में सिफारिश की कि देश में एक स्थायी योजना आयोग की स्थापना होनी चाहिए। सिफारिश के दोस्तों फलस्वरूप 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू हुई थी। ध्यान रखिएगा, इस डेट को काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब हम देखेंगे सभी पंचवर्षीय योजनाओं को। पहली पंचवर्षीय योजनाओं का जो मुख्य विषय था वह था शरणार्थियों का पुनर्वास करना और कृषि क्षेत्र का विकास करना। दोस्तों इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वह 2.1% की दर से आर्थिक विकास होने का लक्ष्य रखा गया था और 3.6% की दर से आर्थिक विकास हुआ था, यानी काफ़ी अच्छा इसमें रेस्पॉन्स मिला था। और ये जो योजना थी दोस्तों इसमें हैरड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। साथ में सामुदायिक विकास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई थी और साथ में लघु व कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार आदि किया गया था। टाइमिंग भी देख लीजिएगा, 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी। ध्यान रखिएगा, टाइमिंग बहुत बार पूछी जाती है। सेकंड पंचवर्षीय योजना देखेंगे 1956 से 1961 तक। इसमें आधारभूत व भारी उद्योगों के विकास के साथ ही तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया और राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन आदि इसका विषय था। 4.5% की वृद्धि दर इसमें रखी गई थी और 4.3% की वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। दोस्तों ये योजना PC महालनोबिस की 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी और इस पर राउरकेला, जो ओडिशा का राउरकेला है, वहाँ पर भिलाई छत्तीसगढ़ तथा दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में जो आयरन प्लांट है, इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना। योजना काल था, टाइमिंग था 1961 से 1966। इसमें दोस्तों अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाने पर बल दिया गया, कृषि पर पुनः सर्वाधिक बल दिया गया और राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि पर बल दिया गया था। 5.6% की वृद्धि दर रखी गई थी और 2.8% की वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। रीजन आपको पता ही होगा कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो जिस कारण से ये विफल हो गई थी। इसमें दोस्तों महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, जे सैंडी के डेमोस्ट्रेशन मॉडल तथा सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित ये योजना थी और खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना इसका उद्देश्य था। विफलता का कारण दोस्तों इसमें दे रखा है चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में और भारत पाक युद्ध 1965 और साथ में 1965-66 में सूखा पड़ा था। तो सारी प्रॉब्लम एक ही साथ आती है। बाद में देखते हैं इसमें 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई और इस अवधि को योजना अवकाश भी कहा गया, यानी प्लानिंग हॉलीडे कहा गया था। 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी, पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं बनाया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना देखेंगे, टाइमिंग था 1969 से 74 तक। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, क्षेत्रीय असमानता में कमी करना, संतुलित विकास पर जोर देना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल देना इसका उद्देश्य था।
5.7% की वृद्धि दर रखी गई थी, 3.3% की वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। इसके अंदर दोस्तों गॉडगिल योजना तथा लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और साथ में MRTP जो एक्ट था 1969 इसको प्रभावी किया गया और साथ में रोजगार गारंटी योजना जो थी वर्ष 1972-73 से इसी समय प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना, टाइमिंग तक 1974 से 1979 तक। निर्धनता हटाना, उन्मूलन करना, निर्धनता हटाना, गरीबी हटाना व आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। 4.4% की वृद्धि दर रखी गई थी, 4.8% वृद्धि दर प्राप्त हो गई थी। इसमें दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 1977 में नोट देखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना को दोस्तों एक वर्ष पहले अर्थात 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक। आधुनिकीकरण पर बल देना तथा अर्थव्यवस्थाओं के विस्तार द्वारा और गरीबी निवारण पर प्रत्यक्ष आक्रमण करना, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय आदि को बढ़ावा देना। दर रखी गई थी 5.2% की और प्राप्त हुई थी 5.7%। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। गरीबी निवारण करना तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए थे, जैसे IRDP, NREP, TRYSEM, DYACRA और RLEGP आदि लागू किए गए थे। 6ठी योजनाओं को दोस्तों 15 वर्षों की दीर्घावधि को ध्यान में रखकर बनाया गया था और इस कारण से पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। इस योजना में दोस्तों पहली बार अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को लक्ष्य किया गया था। नोट देख लीजिए, 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं को 2 बार लागू की गई। पहली बार जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 से 1983 के लिए, जबकि दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 से 85 के लिए। 1978 से 83 की योजनाओं को दोस्तों अनवरत योजना नाम दिया गया था। अनवरत योजना का श्रेय गुन्नार मॉडल को जाता है। अगला हम देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना, टाइमिंग था 1985 से 1990। इसमें दोस्तों आधुनिकीकरण पर बल दिया गया, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय को प्राप्त करने पर बल दिया गया था। 5% की वृद्धि दर रखी गई थी और 6% की वृद्धि दर प्राप्त हो गई थी। इसमें दोस्तों दीर्घकालिक विकास विधि एवं उदारीकरण मॉडल को अपनाया गया। इंदिरा आवास योजना लागू की गई। जवाहर रोजगार योजना को लागू किया गया। नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर बल दिया गया। इसमें दोस्तों 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना, टाइमिंग था 1992 से 1997 तक। मानव संसाधन का विकास करना, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार का सृजन करना और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना। दर रखी गई थी 5.6 और प्राप्त हुई थी 6.8। जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी ये और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया था। 15 से 35 वर्ष आयु समूह में निरक्षरता का उन्मूलन करना इसका लक्ष्य था। साथ में पेयजल एवं स्वास्थ्य का सार्वभौमिकरण करना। नेक्स्ट हम देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना, टाइमिंग था 1997 से 2002। सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास पर बल देना। 6.5% की वृद्धि दर रखी गई थी। 5.4% की वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। इस योजना में 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं, जिसमें सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, बेघरों के लिए घर, बच्चों के लिए पोषक आहार, सभी गांवों तथा बस्तियों के लिए सड़क, गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना इसमें शामिल था या बल दिया गया था। राजकोषीय समेकन की नीति को लागू किया गया और 9वीं पंच योजना के से सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देने की प्रवृत्ति में कमी आई। दोस्तों इसी के अंदर निर्देशात्मक मॉडल यानी इंडिकेटिव प्लानिंग की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना।
दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइमिंग था वह था 2002 से 2007। टाइमिंग ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, यानी इनपुट आउटपुट मॉडल पर। 10वीं योजना की कूटनीति 2 आधारभूत तत्वों पर आधारित थी। विगत वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए इन्हीं पर आगे का विकास करना। और नेक्स्ट थी विगत वर्षों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में आई बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों वास्तविक समृद्धि दर 7.6% थी। यद्यपि यह योजना अपने लक्ष्य से कम रही थी, क्योंकि लक्ष्य रखा गया था 8% का, तथापि इस समय तक की सर्वाधिक वृद्धि दर वाली ये योजना थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। टाइमिंग था 2002 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख ध्येय तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति थी, जिससे कि विकास की मुख्य धारा के साथ सबको जोड़ा जा सके तथा आर्थिक विकास से सभी लाभान्वित हो सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 9% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों, जबकि वास्तविक प्राप्ति 8% की हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो टाइमिंग है 2002 से 2017 तक। तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक था। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, यूपीएससी भी पूछ चुका है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का शीर्षक क्या था। तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। ये योजना दोस्तों ऐसे समय में शुरू हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे दूसरे वैश्विक वित्तीय संकट का सामना कर रही थी और 11वीं योजना के दोस्तों अंतिम वर्षों में यूरो जोन पर आए ऋण संकट के कारण शुरू हुआ था। इसी वित्तीय संकट का असर भारत सहित अनेक देशों पर पड़ा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के 25 मुख्य लक्ष्य थे। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्थिक विकास। सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वास्तविक वृद्धि दर से समृद्धि, 4% की दर से कृषि समृद्धि, यानी जो 25 प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे उनमें से हैं ये, और 10% की दर से विनिर्माण समृद्धि, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या जिसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, उसमें 10% की वृद्धि दर प्राप्त करना। और प्रत्येक राज्य द्वारा 11वीं योजना की तुलना में 12वीं योजना में अधिमानतः उच्चतम औसत समृद्धि प्राप्त करना। नेक्स्ट, पहली 3 योजनाओं के लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किए गए थे। चौथी योजना का लक्ष्य दोस्तों शुद्ध घरेलू उत्पाद के संदर्भ में था। इसके बाद की सभी योजना में वह सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रहा था। यानी जो पहले की 3 योजना थी वह राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित की गई थी, नेशनल इनकम पर। चौथी योजना थी वह शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संदर्भ में या उस पर आधारित थी। और जो उसके बाद की योजनाएं थी यानी 5वीं से लेकर 12वीं योजना तक वह जीडीपी पे आधारित थी। नेक्स्ट हम देखेंगे नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग या नीति कमेटी जो है, कमीशन जो है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन। दोस्तों राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान यानी नीति आयोग की स्थापना सरकारी संकल्प के द्वारा 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा डेट। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया था। दोस्तों नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत का परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने हेतु एक थिंक टैंक की भांति कार्य कर रहा है। नीति आयोग अपने पूर्ववर्ती योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी संस्था है। वर्तमान में दोस्तों नीति आयोग की संरचना देखेंगे। अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी, यानी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वह इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है इनका। मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अमिताभ कांत और पूर्णकालिक सदस्य है प्रोफेसर रमेश चंद्र, जो राज्य स्तरीय मंत्री का दर्जा होता है, और वीके सारस्वत राज्य मंत्री स्तर का दर्जा होता है, और डॉक्टर वीके पॉल। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों गरीबी। गरीबी या निर्धनता उस स्थिति को कहते हैं जब किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे
भोजन, वस्त्र, आवास आदि की पूर्ति नहीं हो पाती है। सैद्धांतिक रूप में गरीबी की माप करने के लिए सापेक्ष एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष गरीबी दोस्तों, सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। इसे मापने हेतु सामान्यतः दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, लोरेंज वक्र व गिनी गुणांक। लोरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक दोनों ही आय की विषमता की माप से संबंधित है। लोरेंज वक्र को वर्ष 1905 में मैक्स और लोरेंज ने तथा गिनी गुणांक को 1912 में कोरेडो गिनी, जो इटली के थे, इन्होंने विकसित किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। तो निरपेक्ष गरीबी में दोस्तों गरीबी की वास्तविक संख्या के आकलन हेतु न्यूनतम आवश्यकता मापदंड का प्रयोग किया जाता है। निर्धारित किए गए इस न्यूनतम उपभोग मानदंड को निर्धनता रेखा कहते हैं। भारत में गरीबी की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में गरीबी निर्धारण के प्रमुख प्रयास। तो दादाभाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी के मापने की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। बुक का नाम ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। योजना आयोग द्वारा देश में गरीबी की माप के लिए 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई थी। दोस्तों योजना आयोग ने भारत में गरीबी के आकलन हेतु सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में समिति गठित की, जिसे अपनी वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2009 में सौंपी थी। जून 2012 में योजना आयोग ने गरीबी निर्धारण के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इस समिति ने 30 जून 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय से कम उपभोग व्यय वाले व्यक्तियों को गरीबी रेखा में नीचे माना था। अगला देखेंगे हम गरीबी निवारण एवं कल्याणकारी योजनाएं। तो पहली है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। सरकार द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या अधिनियम जो है 2013 पारित किया गया। इसका उद्देश्य था देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जिससे उन्हें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिले तथा वे गरिमापूर्ण जीवन जी सके। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण आबादी को और साथ में 50% शहरी आबादी अर्थात लगभग 2/3 यानी 67% आबादी को भोजन का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट योजना है दोस्तों अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना, इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को की गई थी। डेट याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। और इसको 1 करोड़ अति निर्धन गरीब परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये शुरू की गई थी। वर्तमान में दोस्तों इस योजना के तहत लगभग भारत के 2.5 करोड़ गरीब अर्थात गरीबी रेखा से नीचे का 38% लोग और परिवारों को प्रति माह इसमें 35 किग्रा अनाज रियायती दर पर दिया जाता है, यानी चावल व गेहूँ क्रमशः 3 रुपये और 2 रुपये की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। नेक्स्ट हमारी योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। मई 2017 में केंद्र सरकार द्वारा इसे केंद्र प्रायोजित योजना है दोस्तों। संपदा यानी संपदा का एक फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। तो इसको देख लीजिएगा, मंजूरी प्रदान की गई थी और जिसका 26 मई 2017 को पुनः नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया। वर्तमान में दोस्तों ये योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के नाम से जानी जाती है। इसमें से दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जो इसका फुल फॉर्म दे रखा है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि इसमें एस का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है। तो स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर होता है, ध्यान रखिएगा। और मई 2017 में इसको केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर
खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सर्जन होगा। अब कुछ योजनाएं और दे रखी है इंपॉर्टेंट। गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित जो योजनाएं हैं वो सभी देखेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में ये प्रारंभ हुई थी, ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत निर्माण योजना 2005 में, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में, अभी देखा था हमने, जनश्री योजना सन 2000 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में, अन्नपूर्णा योजना 2000 में और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में प्रारंभ हुई थी, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है तो इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये तो एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि कब स्टार्ट हुई थी। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में शुरू हुई थी। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, इंदिरा आवास योजना 1985 में, जवाहर रोजगार योजना दोस्तों 1989 में, द्वारका योजना 1982 में और ट्राइसेम योजना 1989 में। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा योजना। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर 2005 को स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को 200 चुनिंदा जिलों में किया गया था। फिर से देख लीजिए, योजना जो है 5 सितंबर 2005 को इसको स्वीकृति दी गई थी। डेट याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है। और ये योजना दोस्तों मनरेगा योजना है, ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी, अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को, और 200 जिलों में से पहले शुरू किया गया था। इसके बाद में 2007-08 में इसका विस्तार किया गया और 130 अतिरिक्त जिले इसमें जोड़ दिए गए। इसके बाद दोस्तों 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के सभी जिलों में कर दिया गया था। 2 अक्टूबर दोस्तों 2009 को नरेगा का नाम था, इसमें महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया गया और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा इसका नाम फिर कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मनरेगा का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिनों का अकुशल रोजगार उपलब्ध करवाना था। नेक्स्ट हमारी योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 20 मार्च 2015 को मंजूरी प्रदान की गई और 15 जुलाई 2015 से ये प्रारंभ हो गई थी। दोस्तों इस योजना का कार्यान्वयन जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रीय योजनाएं और परियोजनाएं और इनकी जो स्टार्टिंग डेट है, लागू होने की तारीख को देखेंगे, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2009 को स्टार्ट हुई थी। कुसुम योजना दोस्तों 8 मार्च 2019 को। निर्वाचन बॉन्ड योजना जो है ये 2 जनवरी 2018 को। जलमार्ग विकास योजना दोस्तों 3 जनवरी 2018 को स्टार्ट हुई थी। राष्ट्रीय पोषण योजना 8 मार्च 2018 को। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को। प्रवासी कौशल विकास योजना 8 जनवरी 2017 को। राष्ट्रीय वयोश्री योजना ये 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुई थी। और दरवाज़ा बंद अभियान जो है शौचालय से रिलेटेड जो है ये 30 मई 2017 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टार्टअप इंडिया दोस्तों कार्यक्रम जो है ये 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है यानी ई नाम को लागू किया गया था 14 अप्रैल 2016 से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोस्तों 1 मई 2016 से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना दोस्तों 9 अगस्त 2016 से स्टार्ट हुई थी। इसके साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री युवा योजना जो है ये 9 नवंबर 2016 से स्टार्ट हुई थी। और सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोस्तों 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई थी।
यह लागू हुई थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 से लागू हुई थी और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 से लागू हुई थी। सभी के डेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन। तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य था सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करते हुए 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना था। नेक्स्ट है हमारी मिशन इंद्रधनुष। तो 25 दिसंबर 2014 को दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था। तो मिशन इंद्रधनुष दोस्तों ये इसका संबंध है, यानी मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध है बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से। ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि। भारत दोस्तों एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 55% जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। यानी दोस्तों भारत की जो 55% जनसंख्या है वह कृषि में संलग्न है। आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार चालू कीमतों पर जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड है। इसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा 2014-15 के 18.2% से घटकर 2019-20 में जो NSSO का 29 मई 2020 का जारी आंकड़ा है उसके अनुसार 17.8% हो गया है। ध्यान रखिएगा, 17.8% हो गया है 18.2% से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों भारत में फसल प्रतिरूप। तो भारत में फसलों का वर्गीकरण फसलों के स्वरूप तथा ऋतुओं के आधार पर किया जाता है। फसलों के स्वरूप के आधार पर फसलों को खाद्यान्न गैर खाद्यान्न फसलों में विभक्त किया जाता है। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत दोस्तों चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का इत्यादि को शामिल किया गया है। अनाजों के अतिरिक्त दलहनी फसलें यथा उड़द, मूंग, चना आदि भी शामिल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, गैर खाद्यान्न फसलों में तिलहन फसलें तथा वाणिज्यिक फसलें गन्ना, कपास, जूट, बागानी फसलें आदि शामिल की जाती है। एक भी लाइन मिस नहीं करना है दोस्तों, मैं एक भी लाइन को मिस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काफ़ी पहले से ही ये शॉर्ट है तो इसको और शॉर्ट नहीं करना है, हर लाइन पे आपको ध्यान देना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ऋतु के आधार पर दोस्तों फसलों को 3 भागों में रबी की फसल, खरीफ की फसल तथा जायद की फसल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों रबी की फसल की बुआई जो है ये नवंबर दिसंबर में की जाती है, बहुत बार एग्जाम में आता है। और जबकि इसकी कटाई है ये मार्च अप्रैल में होती है। रबी की फसल में दोस्तों गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि रबी की मौसम की प्रमुख फसलें हैं। खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई में तथा इसकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। इसमें दोस्तों ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल और मूंगफली आदि को शामिल किया जाता है। जायद की फसलों को दोस्तों ग्रीष्मकालीन फसलें भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इन फसलों को यानी जायद की फसलों को मार्च से जुलाई के मध्य पैदा किया जाता है। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि जो है वे शामिल किए जाते हैं। भारत में दोस्तों कृषि ऋण के स्रोत देखेंगे तो दोस्तों भारत में कृषि ऋण के स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है, संस्थागत स्रोत एवं गैर संस्थागत स्रोत। दोस्तों संस्थागत स्रोत वे होते हैं जिनमें सरकार व उसकी संस्थाओं के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है, और गैर संस्थागत स्रोत में वे आते हैं जिनमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो संस्थागत स्रोतों में दोस्तों सरकार, सहकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल किए जाते हैं। जबकि गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार, व्यापारी, जमींदार या उनके संबंधियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वे सम्मिलित होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, तकाबी वह ऋण है जो सरकार द्वारा कृषकों को फसल बुआई के समय दिया जाता है तथा फसल कटाई के समय वापस लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, तकाबी वह ऋण है जो सरकार द्वारा कृषकों को फसल बुआई के समय दिया जाता है तथा फसल कटाई के समय वापस लिया जाता है। भारत में सहकारी समितियों का विस्तार भारतीय सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 के अस्तित्व में आने के बाद हुआ था। भारत में सहकारी साख समितियों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं का पोषण करना था
और उनका साहूकारों के ऋण जाल से संरक्षण करना था। सहकारी साख समितियों द्वारा कृषकों को अल्पकालिक, मध्यकालिक व दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। भारत में सहकारी ऋण का ढांचा त्रिस्तरीय है, जिसमें शीर्ष स्तर पर प्रत्येक राज्य में राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय जिला सहकारी बैंक तथा प्राथमिक स्तर पर कृषि साख समितियां होती है। प्राथमिक कृषि साख समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिए निधि एकत्र करना तथा सदस्यों में स्वावलंबन तथा मितव्ययिता की भावना जागृत करना है। नेक्स्ट देखेंगे, जिला सहकारी बैंकों के कार्यों का निर्देशन, समन्वय करने एवं ऋण सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है, जो राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक होता है। इसके सदस्य केवल दोस्तों केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं। ये आम लोगों को ऋण नहीं देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को दीर्घावधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास बैंक की स्थापना का उद्देश्य था कृषकों को भूमि विकास कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराना तथा पुराने ऋणों से मुक्ति दिलाना है। दोस्तों भूमि विकास बैंक को बंधन रखकर ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट हम देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना। 1998 में केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों की वर्ष भर की कृषि वित्त आवश्यकताओं के अनुरूप एक साख बीमा का निर्धारण कर दिया जाता है और किसान उस साख सीमा के भीतर वर्ष भर में जितनी बार चाहे उतनी बार धन निकाल सकता है। किसानों को केवल निकाले गए धन पर ही ब्याज भुगतान करना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कृषिगत उपजों के अधिकतम उत्पादन वाले राज्य। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल और 13.15% इसकी हिस्सेदारी है। गेहूं का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश 30.29%। मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है कर्नाटक में 13.84%। मोटे अनाज का होता है राजस्थान में सर्वाधिक 15.35%। दालों का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है सर्वाधिक 19.41% हिस्सेदारी है। कुल खाद्यान्न का उत्पादन सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में 18.55% हिस्सेदारी है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों गुजरात में 45.99%। रेपसीड व सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में 46.28% साथ। नेक्स्ट सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है 45.90%। सूरजमुखी का कर्नाटक में 54.17%। कुल तिलहन का राजस्थान में होता है 20.30%। गन्ने का सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है 50.16%। कपास का सर्वाधिक गुजरात में होता है 23.32%। जूट और मेस्ता का होता है पश्चिम बंगाल में 81.34% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों भारत में हरित क्रांति। तो 1960 के दशक में परंपरागत कृषि के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि अपनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। फलतः यानी परिणाम स्वरूप दोस्तों वर्ष 1966-67 से कृषि क्षेत्र में एक नए तकनीकी परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, जिसे कृषिगत विकास की नई व्यूह रचना अथवा हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में दोस्तों हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ दोस्तों पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषकों को हुआ है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम जो MR सपोर्ट प्राइस होता है MSP। तो भारत में 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है, जबकि 2 अन्य फसलों के साथ केंद्र सरकार द्वारा कुल 25 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष में 2 बार रबी एवं खरीफ फसलों हेतु घोषित की जाती है। ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो 1965 में केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों की न्यूनतम कीमत निर्धारण के संदर्भ में सुझाव देने के लिए कृषि कीमत आयोग का गठन किया। दोस्तों 1985 में ही इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था।
नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड को। दोस्तों नेफेड की स्थापना, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। डेट याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा सभी राज्यों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। 1991 से पूर्व औद्योगिक क्रांति, भारत की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 अप्रैल 1948 को तत्कालिक उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दोस्तों भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की। 30 अप्रैल 1956 को दोस्तों द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई और इस नीति का प्रमुख उद्देश्य था आधारभूत एवं भारी उद्योगों हेतु सुदृढ़ आधार तैयार करना, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना तथा विकासोन्मुखी औद्योगिक सहकारी क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास करना था। भारत की 203री औद्योगिक नीति 23 सितंबर 1977 को तत्कालिक उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 23 जुलाई 1980 को दोस्तों भारत की नई औद्योगिक नीति संसद में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति के प्रमुख आयाम, इसके प्रमुख आयाम है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण लिबरलाइजेशन व वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन। नई आर्थिक सुधार नीति 1991 के मुख्य क्षेत्र थे। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनियोग नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति। 24 जुलाई दोस्तों 1991 को तत्कालिक प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की गई थी और उसके मुख्य क्षेत्र ये सभी थे, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों नई औद्योगिक नीति के माध्यम से औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली का न्यूनीकरण, औद्योगिक नियंत्रणों एवं नौकरशाही के अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त करने की रणनीति अपनाई गई। वर्तमान में केवल 4 उद्योगों अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, तंबाकू एवं उसके उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस व रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोट तथा जोखिम वाले रसायन के लिए ही लाइसेंस की अनिवार्यता है और सभी से लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वर्तमान में प्रतिस्पर्धा अधिनियम द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 यानी MRTP एक्ट 1969 को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZs। भारत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना करने वाला एशिया का प्रथम देश है और भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1965 में कांडला में प्रथम EPZ निर्मित हुआ था। ध्यान रखिएगा, UPSC द्वारा एग्जाम में अभी पूछा भी गया था ये। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र दोस्तों यानी सेज नीति की घोषणा जो है यह अप्रैल सन 2000 में की गई थी। सेज का मुख्य उद्देश्य देश में उत्पादन एवं निर्यात में आ रहे अवरोधों को दूर करना था तथा भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। वर्ष 2005 में सेज अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ था और 10 फरवरी 2006 से ये प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में सार्वजनिक उद्यम। तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। वर्तमान में कंपनियों को महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न का दर्जा दिया जा रहा है। भारत की प्रमुख महारत्न कंपनियां हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल, भारतीय तेल निगम IOC, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL और 9th पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC लिमिटेड। नेक्स्ट हम देखेंगे नवरत्न कंपनियां। तो 1997 में नवरत्न का दर्जा मूलतः 9 कंपनियों के लिए ही सर्जित किया गया था। वर्तमान में कुल 13 नवरत्न कंपनियां विद्यमान है। अब देखेंगे मिनी रत्न कंपनियां। तो मिनी रत्न योजना का शुभारंभ अक्टूबर 1977 में किया गया।
वर्तमान में मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 73 है। नेक्स्ट देखेंगे औद्योगिक विकास एवं वित्तीय संस्थाएं। तो भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है कपड़ा उद्योग। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, ध्यान रखिएगा डेट को। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई थी। यह उन सभी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के कार्य करती है जो लघु उद्योगों के प्रवर्तन में जुटे हैं। दोस्तों औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश को विश्व का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को की थी। नेक्स्ट देखेंगे भारत में बैंकिंग क्षेत्र का उद्भव एवं विकास। भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ 1770 ईस्वी में दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना से हुआ और बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा विदेशी पूंजी के सहयोग से हुआ था। सीमित देयता के आधार पर अवध कॉमर्शियल बैंक स्थापना हुई थी 1881 में। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, ध्यान रखिएगा, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। स्थापना हुई थी 1881 में, परंतु पूर्ण रूप से किसी भारतीय का पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है और इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के 31 स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय यानी रीजनल ऑफिस है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक। इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत की सभी करेंसी नोटों में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 200, 500 और 2000 का निगमन जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निगमन वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1 अप्रैल 1957 से भारत में दशमलव प्रणाली की मुद्रा प्रचलन में आई थी, 1 अप्रैल 1957 से। नेक्स्ट देखेंगे भारत में बैंकिंग वाणिज्यिक बैंकों का नियमन दोस्तों संचालन भारतीय बैंक विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया जाता है। पहला हमारा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहला चरण 19 जुलाई 1969 को उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। द्वितीय चरण में दोस्तों 15 अप्रैल 1980 को 6 राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत किए गए बैंक थे आंध्र प्रदेश बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और साथ में विजया बैंक का।
अगला पॉइंट है बैंक के आपस में विलय के तहत विजया बैंक और देना बैंक का विलय दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया था 1 अप्रैल 2019 से। ज्ञातव्य है कि अगस्त 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आपस में विलय की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के अनुसार दोस्तों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में और सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तथा इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ था। ज्ञातव्य है कि दोस्तों 1 अप्रैल 2020 से विलय प्रभावी हो जाने के बाद से देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 11 हो गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1972 में आरजी सरैया की अध्यक्षता में गठित बैंकिंग आयोग एवं तथा जून 1975 में गठित नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का क्रम है 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में दोस्तों 50% पूंजी है ये केंद्र सरकार द्वारा, 15% पूंजी राज्य सरकार द्वारा और 35% पूंजी पर्वतीय बैंक के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है नाबार्ड का, ध्यान रखिएगा। और 12 जुलाई 1982 को केंद्र सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अलग से एक पृथक बैंक के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की थी। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना जो है ये बी शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर हुई थी, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ करने तथा स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अन्य प्रमुख संस्थान, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना 1956 में की गई थी और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का जो मुख्यालय ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों IRDA का जो मुख्यालय है ये हैदराबाद में स्थित है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों 1964 में लघु बचतों को म्यूचुअल फंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में की गई थी और दोस्तों NHB का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम दोस्तों मौद्रिक नीति के उपकरण, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें पहला है साख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल। तो साख नियंत्रण की 2 विधियां हैं और इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहली विधि है दोस्तों परिमाणात्मक साख नियंत्रण, क्वांटिटेटिव मेजर। परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि के अंतर्गत दोस्तों साख सर्जन की मात्रा को प्रभावित किया जाता है और इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। इसके अंतर्गत निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है: बैंक रेट जो बैंक दर होती है, सीमांत स्थायी सुविधा दर, खुले बाजार की क्रियाएं और रेपो रिवर्स रेपो दर, साथ में नकद आरक्षित अनुपात जिसे CRR कहते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात और उपयुक्त दरों एवं साख सर्जन में ऋणात्मक संबंध होता है। दूसरी जो विधि है दोस्तों उसे कहते हैं गुणात्मक साख नियंत्रण यानी क्वालिटेटिव मेजर रेशो। गुणात्मक साख नियंत्रण को चयनात्मक भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों साख के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत RBI व्यापारिक बैंकों द्वारा अवांछित आर्थिक क्रियाओं हेतु दिए गए ऋण को हतोत्साहित करती है, जबकि वांछित गतिविधियों की ओर साख के प्रवाह को प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तरीके प्रयुक्त होते हैं: न्यूनतम सीमा मार्जिन का निर्धारण, नैतिक दबाव और साख नियंत्रण का निर्धारण। पहला हम देखेंगे खुले बाजार की क्रिया यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दोस्तों मुद्रा बाजार में सरकारी हुंडियों के क्रय विक्रय के द्वारा देश में, हुंडियों का मतलब यहाँ पे बॉन्ड से, तो क्रय विक्रय के द्वारा देश में
मुद्रा बाजार तथा वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण किया जाता है। इसे खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को जब बाजार में व्याप्त मुद्रा को निकालना होता है या कम करना होता है तो वह खुले बाजार का प्रयोग करती है। वर्तमान में प्रमुख दरें 15 नवंबर 2021 के अनुसार, तो ये सब तो चेंज हो गया है, हर 3-4 महीने में चेंज होता है, आपको पता होगा, तो इनको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। दोस्तों मुद्रास्फीति जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति को दोस्तों मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन मुद्रास्फीति की वह स्थिति है जिसमें मूल्य वृद्धि के साथ आर्थिक निष्क्रियता तथा बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान रहती है। नेक्स्ट देखेंगे अवमूल्यन को, डिवैल्यूएशन। तो दोस्तों अवमूल्यन से आशय किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के बहुमूल्य को किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम करने से होता है। भारत में अब तक अवमूल्यन 3 बार किया गया है, 1949 में, 1966 में और 1991 में किया जा चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। डेट याद रखिएगा। दोस्तों सेबी को म्यूचुअल फंड एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण एवं विनियमन के अधिकार दिए गए हैं। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली तथा चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांक। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है कोरिया का, इसका कोस्पी कहलाता है सूचकांक, चीन का SSE, टोक्यो का निक्केई, ताइवान का टोएक्स, थाईलैंड का सेट, जर्मनी का मिडडेक्स, ब्राज़ील का बोवेस्पा, USA का नॉस्टॉक, सिंगापुर का सिमेक्स और स्टेट्स टाइम्स, मैक्सिको का बोल्सा, इंग्लैंड का FTSE 100 और हांगकांग का कहलाता है हैंग सेंग। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में प्रतिभूति बैंक द्वारा नोट मुद्रण। भारत में प्रतिभूति पत्र, मुद्रा, सिक्कों आदि के मुद्रण का दायित्व भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL का है। इसकी स्थापना दोस्तों जनवरी 2006 में वित्त मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली में की गई थी। सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। यह मिल विभिन्न प्रकार के सिक्योरिटी पेपर का उत्पादन करता है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। भारत में 4 बैंक नोट सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। पहली है करेंसी नोट प्रेस, नासिक, महाराष्ट्र। भारत के इस नोट मुद्रणालय की स्थापना 1928 में की गई थी। ध्यान रखिएगा तारीख। बैंक नोट प्रेस, देवास, MP। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और मुद्रणालय में बैंक नोटों के अलावा उच्च गुणवत्ता की स्याही का उत्पादन किया जाता है। तीसरी है दोस्तों भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक। इसकी स्थापना 1925 में और प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। टकसाल, तो भारत में 4 टकसाल है जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है। यह है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। भारतीय लोक वित्त नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा। तो बजट जो है वो उससे समझेंगे। तो भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। जेम्स विल्सन ने पहली बार 1860 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कैनिंग की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का दोस्तों पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुगम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBM एक्ट 2003। राजकोषीय समेकन यानी फिस्कल कंसोलिडेशन हेतु केंद्र सरकार के द्वारा संसद में FRBM एक्ट 2003 पारित किया गया था। वित्त आयोग, भारत में केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के विभाजन की रूपरेखा तय करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280 में निहित प्रावधानों के अनुरूप दोस्तों
वित्त आयोग एक स्वतंत्र अर्धन्यायिक निकाय के रूप में काम करेगा तथा राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषयों पर विचार विमर्श करके उनको सुझाव देगा। भारत में दोस्तों संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। भारत में पहला वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में गठित हुआ था और तब से लेकर अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। हम देखेंगे अब 15वें वित्त आयोग। तो 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा भारत सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 27 नवंबर 2017 को किया था और इसके वर्तमान अध्यक्ष है श्री NK सिंह। वित्त आयोग ने विभाजन योग्य राजस्व में वित्त वर्ष 2021-26 हेतु राज्यों के लिए 41% की सिफारिश की है। कर प्रणाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वर्गीकरण के साथ साथ करों की विशिष्ट कर तथा मूल्यानुसार कर एवं अनुगामी, प्रतिगामी, अधोगामी तथा प्रगतिशील करों में भी विभाजित किया गया है। मूल्यानुसार दोस्तों कर वह कर है जो कि वस्तु के मूल्य पर लगाया जाता है। विशिष्ट कर उन करों को कहा जाता है जो वस्तु की इकाई एवं परिमाण पर लगाया जाता है। ऐसे करों को प्रतिगामी कर की संज्ञा दी जाती है जिसमें कर की दर कर के आधार यानी आय में वृद्धि के साथ क्रमशः घट जाता है और इस प्रकार के कर का भार जो है निर्धनों पर अधिक पड़ता है। प्रतिगामी करों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि उच्च आय पर कुल कर की मात्रा बढ़ती है परंतु कर की दर कम होती है। आनुपातिक कर उन करों को कहा जाता है दोस्तों जिसमें कर के आधार पर परिवर्तन के बाद भी कर की दर अपरिवर्तित रहती है। अगला पॉइंट है दोस्तों अनुगामी करों के अंतर्गत आय के बढ़ने पर कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि आय बढ़ने के साथ साथ करदाता द्वारा अदा किए गए कर की कुल राशि बढ़ती है। प्रगतिशील कर वह कर है जिसमें आय में वृद्धि के साथ कर की दरों में वृद्धि होती है। अधोगामी कर दोस्तों वह कर है जिसमें आय बढ़ने के साथ पहले तो कर की दर बढ़ती है परंतु एक सीमा के बाद कर की दर जो है वह स्थिर हो जाती है। भारत के प्रमुख कर यानी इंडिया में जो टैक्स लगते हैं उनको देखेंगे। पहला है आयकर या इनकम टैक्स। तो भारत में आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है। केंद्र सरकार आयकर से प्राप्त राजस्व को केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वितरित करता है। नोट है दोस्तों कृषि से प्राप्त आय पर आयकर नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा निगम कर जिसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। तो व्यापारिक कंपनियों तथा निगमों की आय पर लगाए जाने वाले कर को निगम कर की संज्ञा दी जाती है। निगम कर को कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है परंतु यह उस कर से भिन्न होता है जो कंपनियों का अंशधारी अपनी आय पर देता है। निगम कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा हमारा कर है व्यय कर एक्सपेंडिचर टैक्स। ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो कि लोगों द्वारा किए गए उपभोग व्यय की धनराशि पर लगाया जाता है। भारत में दोस्तों व्यय कर लगाने का सुझाव पहली बार 1956 में कैल्डोर ने दिया था। 1 अप्रैल 1957 को व्यय कर अधिनियम पारित किया गया जिसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1958 को पहली बार व्यय कर लगाया गया था परंतु 1964 में से अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है संपदा शुल्क यानी स्टेट ड्यूटी। संपदा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखेंगे हम धन कर या वेल्थ टैक्स। धन कर भी एक प्रत्यक्ष कर है जिसका आशय है किसी व्यक्ति की संपत्ति, पूंजी या धन के कुल मूल्य पर प्रतिवर्ष लगाया जाता है। भारत में धन कर लगाने का सुझाव ब्रिटिश अर्थशास्त्री कैल्डोर ने दिया था जिसके परिणाम स्वरूप 1957 में पहली बार धन कर लगाया गया। दोस्तों 1 अप्रैल 2016 को इसे समाप्त कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। धन कर को 1 अप्रैल 2016 को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सेवा कर या सर्विस टैक्स। दोस्तों सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर है और भारत में सेवा कर की शुरुआत 1994-95 में की गई। दोस्तों 1994-95 में पहली बार टेलीफोन, साधारण बीमा, स्टॉक दलाली पर 5% की दर से सेवा कर लगाया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो दोस्तों उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वित्त आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर राज्यों में वितरित कर दिया जाता है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का वस्तु कर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सीमा शुल्क। सीमा शुल्क भी एक अप्रत्यक्ष कर है। यह केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं के आयात निर्यात पर लगाया जाता है।
सीमा शुल्क दोस्तों मूल्यानुसार एवं मात्रानुसार दोनों ही तरीकों से लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे वस्तु एवं सेवा कर का शुभारंभ यानी जीएसटी का शुभारंभ दोस्तों 1 जुलाई 2017 को 30 जून की अर्धरात्रि में वस्तु एवं सेवा कर का औपचारिक शुभारंभ संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष से तत्कालिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। जीएसटी दोस्तों एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखिएगा, जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को आच्छादित कर लिया है या अपने में मिला लिया है। दोस्तों जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एक कल कर है। इसके तहत प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही कर लगाया जाता है। स्मरणीय है कि भारत में दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान 101 पे संविधान संशोधन अधिनियम जो 8 सितंबर 2016 को अधिनियमित हुआ था 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ के तहत किया गया। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों भारत के वित्त आयोग। तो पहले वित्त आयोग की स्थापना सन 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा 1952 से 57 इसकी समयावधि थी। दूसरे वित्त आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी के संथानम की अध्यक्षता में और 1957 से 62 तक इसकी समयावधि थी। तीसरे वित्त आयोग की स्थापना 1960 में की गई थी ए के चंदा की अध्यक्षता में, 1962 से 66 तक इसकी समयावधि थी। चौथे वित्त आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में दोस्तों और 1966 से 69 तक इसकी समयावधि थी। पांचवें वित्त आयोग की स्थापना 1968 में महावीर त्यागी की अध्यक्षता में की गई थी, 1969 से 74 तक इसका समयावधि था। छठवें वित्त आयोग की स्थापना दोस्तों 1972 में के ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता में की गई थी और 1974 से 69 तक इसकी समयावधि थी। सातवें वित्त आयोग की स्थापना 1977 में की गई थी दोस्तों जे.एम. शेलेट की अध्यक्षता में और 1979 से लेकर 1984 तक इसका समयावधि था। आठवें वित्त आयोग की स्थापना 1983 में की गई थी वाई.वी. चौहान की अध्यक्षता में और 1984 से 89 तक इसका टाइमलाइन था, ध्यान रखिएगा। नौवां वित्त आयोग की स्थापना 1987 में की गई थी दोस्तों N.K.P. सोल्वे की अध्यक्षता में, 1989 से 1995 तक इसकी समयावधि थी। 10वें वित्त आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी केसी पंत के अध्यक्षता में दोस्तों, 1995 से सन 2000 तक इसका टाइमलाइन था या समयावधि थी। 11वें वित्त आयोग की स्थापना 1998 में A.M. खुसरो की अध्यक्षता में की गई थी और 2000 से 2005 तक इसकी समयावधि थी। नेक्स्ट है दोस्तों 12वां वित्त आयोग की स्थापना 2002 में की गई थी सी रंगराजन की अध्यक्षता में दोस्तों और 2005 से लेकर 2010 तक इसका समयावधि था। नेक्स्ट है 13वां वित्त आयोग, 2007 में स्थापना हुई थी विजय केलकर की अध्यक्षता में और 2010 से 15 तक इसका टाइम था। 14वां वित्त आयोग की स्थापना 2013 में हुई थी वाई.वी. चौहान की अध्यक्षता में दोस्तों, ध्यान रखिएगा 2015 से 2020 तक इसका समयावधि थी। अभी जो चल रहा है वो है 15वां वित्त आयोग, 2017 में N.K. सिंह की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी और 2021 से 26 तक इसका समयावधि है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ वर्ष 2020-25 के लिए थी, लेकिन आयोग द्वारा 2 रिपोर्ट पेश की गई। प्रथम रिपोर्ट 2020-21 के लिए तथा दूसरी रिपोर्ट 2021 से 26 के लिए। अब हम देखेंगे केंद्र व राज्य सरकार के करों को। तो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर है व्यक्तिगत आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर, व्यय कर, निगम कर, आस्ति कर यानी एस्टेट ड्यूटी, ब्याज कर, लाभांश कर और प्रतिभूति संव्यवहार कर या जिसे एसएसटी भी कहते हैं, एसटीटी। और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर है रोजगार पर कर, व्यवसाय पर, कृषि आय पर, भू राजस्व पर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर, होटल प्राप्तियों पर कर और पथ कर। अब देखेंगे हम केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सीमा शुल्क, सेवा कर और जीएसटी। और राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर या व्यापार कर, वाहनों पर जो कर लगता है, विज्ञापनों पर कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, शिक्षा उपकर, प्रवेश कर और डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों जीएसटी में शामिल करों को। केंद्रीय कर जो है इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, काउंटर वेलिंग ड्यूटी जिसे कहते हैं, और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क तथा अधिभार एवं उपकरों को शामिल किया गया है। राज्य कर में दोस्तों राज्य मूल्यवर्धन कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों
द्वारा लागू करों को छोड़कर, और केंद्रीय बिक्री करों, केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित कर, चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर जो कर लगाया जाता है तथा अधिभार एवं उपकर इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए करों को। तो इसमें मानवीय उपयोग के लिए नशीली शराब पर जो कर है इसको जीएसटी से छूट प्राप्त है, जबकि 5 पेट्रोल उत्पाद, अपरिष्कृत पेट्रोल, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस तथा विमानन ईंधन को अस्थायी रूप से जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे विविध तथ्यों को। तो भारत में दोस्तों भूमि सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं। मध्यस्थों का उन्मूलन यानी जमींदारों का उन्मूलन करना, काश्तकारी सुधार करना और कृषि का पुनर्गठन करना। दोस्तों भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। दोस्तों 1 हेक्टेयर से दोस्तों कम क्षेत्रफल वाली जोत सीमांत जोत कही जाती है, और 1 से 2 हेक्टेयर वाली जोत लघु जोत कहलाती है। 2 से 4 हेक्टेयर वाली जोत को अर्ध मध्यम जोत और 4 से 10 हेक्टेयर वाली जोत को मध्यम जोत कहते हैं। तो 10 हेक्टेयर से बड़ी जोत को वृहद जोत कहा जाता है। सन जनवरी 2004 में दोस्तों पहली राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था, और इस पहले किसान आयोग के अध्यक्ष थे सोमपाल। बाद में इसे MS स्वामीनाथन को अध्यक्ष बनाया गया। भारत में दोस्तों कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है। ध्यान रखिएगा 1 जुलाई से 30 जून। और भारत की मुख्य फसल, खाद्य फसल जो है वह चावल है। दोस्तों भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का लगभग 70% जो है ये कर्नाटक राज्य में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है, और दूसरे तथा तीसरे स्थान पर पंजाब एवं मध्य प्रदेश में। इसी तरह दोस्तों चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरे और तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और पंजाब। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र को तत्कालिक सोवियत संघ USSR के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित है। द्वितीय दोस्तों पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कारखाना जो पश्चिम बंगाल में है, इसे ब्रिटेन के सहयोग से, तथा राउरकेला स्टील प्लांट जो ओडिशा में है, इसे जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। भारतीय हीरा संस्थान यानी IDI सूरत में स्थापित किया गया है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है। कपड़ा उद्योग दोस्तों देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। जूट के सामान का केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ जो है, तथा रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु जो शहर है, बंगलुरु शहर, वह फेमस है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिला कालीन उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। भारत में दोस्तों प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कुटीर उद्योग ही था। ध्यान रखिएगा। विविध क्रांतियाँ और प्राथमिकता क्षेत्र। अब हम देखेंगे विविध क्रांतियाँ और प्राथमिकता क्षेत्र। तो पहली जो है यह हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन से इसका संबंध था। श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन पर बल दिया गया था। पीली क्रांति का संबंध दोस्तों तिलहन के उत्पादन से है, और नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है अंडा एवं मुर्गी पालन से। लाल क्रांति का संबंध है मांस एवं टमाटर उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति का कपास उत्पादन से संबंध है, और स्वर्ण रेशा जूट उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन क्रांति फल एवं सब्जी के उत्पादन से है, और भूरी धूसर क्रांति जो है ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध दोस्तों आलू के उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज झींगा उत्पादन से। नेक्स्ट हम देखेंगे कृषि उत्पाद बोर्ड। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड है, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय रबड़ बोर्ड की स्थापना 1947 में हुई थी कोट्टयम केरल में। भारतीय चाय उद्योग की स्थापना 1954 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में की गई थी। इसी तरह दोस्तों भारतीय तंबाकू बोर्ड की स्थापना 1976 में हुई थी गुंटूर आंध्र प्रदेश में, और भारतीय मसाला बोर्ड की स्थापना 1987 में हुई थी कोच्चि केरल में। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड की स्थापना 2009 में दिल्ली में की गई थी। ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास की स्थापना 2006 में हैदराबाद में हुई थी। राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना 2009 में हुई थी कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इन सभी को आप याद कर लीजिएगा, 1 से 2 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख समितियाँ और आयोग। पहली हमारी समिति है महालनोबिस समिति। आय वितरण का आकलन करना इसका प्रमुख कार्य था। गठन हुआ था 1960 में। खुसरो समिति की स्थापना 1989 में हुई थी। कृषि एवं ग्रामीण शाख इसका कार्य था। दांतेवाला समिति
बेरोजगारी अनुमान के लिए गठित की गई थी 1968 में। सरकारी आयोग की स्थापना केंद्र राज्य संबंध का आकलन करने के लिए किया गया था 1983 में। और गाई पोरिया समिति की स्थापना बैंकिंग सुधार सेवा सुधार के लिए 1990 में गठित हुई थी। दोस्तों गोस्वामी समिति है जो औद्योगिक रुग्णता के लिए की गई थी 1993 में इसकी स्थापना। और नरसिम्हन समिति की स्थापना वित्तीय सुधारों के लिए की गई थी 1991 में। राजा जे चलैया समिति की स्थापना कर सुधारों हेतु 1991 में की गई थी। जानकी रामन समिति की स्थापना दोस्तों प्रतिभूति घोटाला के लिए 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों मल्होत्रा समिति की स्थापना बीमा सुधार के लिए 1993 में हुई थी। और भंडारी समिति की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना हेतु 1994 में गठित हुई थी। आबिद हुसैन समिति की स्थापना दोस्तों लघु उद्योगों के विकास के लिए 1995 में की गई थी। इसकी स्थापना मीरा सेठ समिति की स्थापना दोस्तों हथकरघा विकास के लिए की गई थी 1997 में। महाजन समिति की स्थापना दोस्तों चीनी उद्योग हेतु 1997 में की गई थी। एस तारापुर समिति की स्थापना रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता हेतु 1997 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। वीएस व्यास समिति की स्थापना कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार हेतु की गई थी सन 2000 में। इसी तरह सुरेश तेंदुलकर समिति की स्थापना गरीबी के आकलन हेतु 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और सच्चर समिति की स्थापना मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आकलन हेतु 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारी रंगराजन समिति। तो दोस्तों रंगराजन समिति की स्थापना भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसके आकलन के लिए 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। और डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति की स्थापना पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव देने हेतु की गई थी सन 2013 में। और दोस्तों इसी के साथ हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हम वीडियो में विज्ञान साइंस को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।